नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम रस और छंद से प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो या केवीएस की परीक्षा हो। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसको। पूछा गया है, रसो वै सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में, अग्नि पुराण में, तैत्तरीय उपनिषद में या नाट्य शास्त्र में? यह जो वाक्य है रसो वै सह, रस से संबंधित है और इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, यह पूछा गया है। इसका सही उत्तर है तैत्तरीय उपनिषद। इसका उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, इस रस के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या अभिनव गुप्त ने? इस रस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है भरत मुनि ने। इस रस सूत्र को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में दिया था। एक खास बात यह भी है कि इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इस सूत्र में जो है किस भाव का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि विभाव के भेद इनमें से कौन कौन से हैं? क्या वह आश्रय और आलंबन है, अनुभाव और संचारी भाव है, आलंबन और उद्दीपन है या आश्रय और उद्दीपन है? विभाव के भेद कौन कौन से हैं? यहाँ पर विभाव है। सही उत्तर है इसका आलंबन और उद्दीपन। यह जो है विभाव के भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव? टाइप करने में थोड़ी सी गलती हुई है, जिसको साथ साथ मैं सही करते जा रही हूँ। यहाँ पर है भाव सबलता। तो आपको बताना है कि भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव से, संचारी भाव से, विभाव से या स्थायी भाव से? सही उत्तर है इसका संचारी भाव से। इसका संबंध जो है वह संचारी भाव से है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। जैसे कि रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि जो भाव हैं वो संचारी भाव हैं। संचारी भावों को कहा जाता है कि ये पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ते हैं, यानी तुरंत उत्पन्न होते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध जो है संचारी भाव से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती हंसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहु फगुआ देत वनैन। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या सात्विक अनुभाव? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अनुभाव है और इसका राइट आंसर है कायिक अनुभाव। प्रस्तुत पंक्ति में पट यानी वस्त्र, पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र, यानी कपड़ा का झटकना, हंसना, आंखों का नचाना इत्यादि जो क्रियाएं हैं वह शरीर के अंगों द्वारा हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर कायिक अनुभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है या बौद्धिक है? वेपथु कैसा अनुभाव है? सही उत्तर है सात्विक। वेपथु जो है सात्विक अनुभाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14 या 16? आपको बताना है कि विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं।
और सही उत्तर है इसका 10। इसमें इसकी जो है 10 दशाएं मानी गई हैं। पहली जो दशा है उसे कहते हैं अभिलाषा, आपको नोट करना हो अगर तो कर लीजिएगा। दूसरी दशा को कहते हैं चिंता। तीसरी जो दशा होती है उसे कहते हैं गुण कथन, यानी कि उसके गुणों का जब बखान करके रोया जाता है तो उसको कहते हैं गुण कथन। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है स्मृति। चौथे की बात करते हैं तो उसे कहते हैं उद्वेग। और उसके बाद आता है प्रलाप। सातवां जो होता है वह होता है उन्माद। उसके बाद से आठवां जो होता है वह होता है व्याधि। आठवां होता है व्याधि। क्या बच गया? और एक होता है जड़ता। ठीक है, एक होता है जड़ता और दूसरा 10वां होता है मरण। तो ये सभी जो हैं वे प्रलंब श्रृंगार में वियोग की दशाएं हैं, जो कि संख्या में 10 होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। क्या श्रृंगार है, वात्सल्य है, अद्भुत है कि शांत है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। और इसमें जो रस है वह है अद्भुत रस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो यानी आश्चर्य हो, वहाँ अद्भुत रस होता है और इसका स्थायी भाव जो होता है वह विस्मय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। और पंक्तियां हैं, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यह पीजीटी 2010 में पूछा गया था यह, और इसका राइट आंसर है भयानक रस। यह जो है भयानक रस का उदाहरण है यह पंक्तियां, इसमें भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। एक और बात यहाँ पर नोट करिएगा कि भानुदत्त ने रस तरंगिणी में भयानक रस के 2 भेद किए थे। पहला था स्वनिष्ठ और दूसरा था परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता था जहाँ भय का आलंबन स्वयं आश्रय में ही रहता था, और परनिष्ठ भयानक रस वहाँ होता था जहाँ भय का आलंबन आश्रय में वर्तमान न होकर उससे बाहर यानी उससे अलग होता था, अर्थात वह आश्रय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भानुदत्त की रस तरंगिणी में भयानक रस के कितने भेद किए गए हैं। तो वो 2 थे, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। रोला, छप्पे, चौपाई या सोठा। सही उत्तर है सोठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत जो होता है वह सोठा होता है, और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोठा, रोला, चौपाई या दोहा। किस अर्ध सममात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर है सोठा, यह दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। क्या दोहा है, सोठा है, बरवे है या रोला है। कौन सा छंद है आपको बताना है। सही उत्तर है सोठा। इसमें सोठा छंद है। सोठा छंद जो है विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अभी हमने पीछे देखा। तुक जो है प्रथम और तृतीय चरणों में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों
तथा प्रत्येक चरण में 11वीं 13वीं मात्रा पर यति हो तो कौन सा छंद कहलाता है? रोला, सोठा, सवैया या कवित्त? वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है तो कौन सा छंद कहलाता है? तो वह कहलाता है रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी है देर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, रोला और चौपाई। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। सही उत्तर है दोहा। इसमें दोहा छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। यति जो है चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जो है जगड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा दोहा के लिए जरूरी है। और सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए, यह जरूरी है। यह 24 मात्राओं वाला छंद है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा कहलाता है? मालिनी, बरवे, रोला या इंद्रवज्रा? सही उत्तर है इसका बरवे। वह छंद जो है बरवे कहलाता है। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है और इस छंद के विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों यानी द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है, यानी और ज़्यादा अच्छा छंद बनता है। यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में मिलती है और उसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवधि का निजी छंद है बरवे, कवित्त, रोला या छप्पे? अवधि का निजी छंद कौन सा है? सही उत्तर है बरवे। अवधि का जो निजी छंद है उसे कहते हैं बरवे। बरवे बहुत ही सुंदर छंद है, किंतु आधुनिक कविता में इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है। इसके विषम यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 12 मात्राएं और सम यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और सम चरणों के अंत में जगड़ यानी लघु, दीर्घ, लघु मात्राएं होती हैं। लघु इसको कहते हैं, दीर्घ इसको, फिर लघु, ये मात्रा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धारा। इसमें कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, बरवे और गीतिका। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मात्रा होगी 1 1 1 1 2, फिर 2, फिर 1 1 1 1। यहाँ पर होगा 2, फिर 1 1, यहाँ था के लिए 2 मात्रा होगी और फिर यहाँ पे 2 और 1। तो इस तरह से यहाँ पर 12 मात्राएं हैं। 3 3 6 3 9 10 11 और 12। तो यहाँ जो कामा के इस साइड है यानी प्रथम चरण में 12 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में जो है 7 मात्रा है। तो इस तरह से इसमें बरवे छंद है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद के बारे में इसमें से कौन सा कथन उपयुक्त है? आपको बताना है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा अच्छी तरीके से। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़ नहीं। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। या प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु और गुरु नहीं। चौपाई के लिए इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है?
सही उत्तर है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आनी चाहिए, तो यह चौपाई कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं आपको गिनना है। रामदूत अतुलित बलधामा, क्या वह मात्राएं 22 हैं, 18 हैं, 20 हैं या 16 हैं? गिन लेते हैं। राम के लिए 2 1, दूत के लिए भी 2 1, अतुलित के लिए 1 1 1 1, बल के लिए 1 1, धामा के लिए 2 2। तो राम दूत अतुलित बलधामा, इनमें 16 मात्राएं हैं। यह एक चौपाई छंद है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्रा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। आपको बताना है कि इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। उल्लाला, चौपाई, सोठा या दोहा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यह एक चौपाई है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण कौन है। दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योमलाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, या मिली मैं स्वामी से पर कह न सकी क्या संभल के। आपको बताना है कि इस कौन सी पंक्ति में जो है गीतिका छंद है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह गीतिका छंद है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है आपको बताना है। चौपाई, हरिगीतिका, रोला या मालिनी। सही उत्तर है हरिगीतिका, यह हरिगीतिका छंद है। हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति होती है, दोनों प्रकार से होती है। कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में एक गुरु होता है। ठीक है, तो इस तरह से हरिगीतिका छंद का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वाणिक छंद, 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, या 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। कौन सा उत्तर इसका सही होगा आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है और यह एक हरिगीतिका छंद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। दोहा है, चौपाई है, उल्लाला है या गीतिका है। सही उत्तर है इसका उल्लाला। इन पंक्तियों में उल्लाला है। उल्लाला जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, तो यह उल्लाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन वाणिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। निम्न में से कौन सा जो है वाणिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। कौन सा इसमें से वाणिक छंद है, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। सही उत्तर है सवैया। सवैया जो है एक वाणिक समृद्ध छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 मात्राएं 26 अक्षर तक होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, कमला किस गण का उदाहरण है? अगर बात करें ये कमला की तो यह किस गण का उदाहरण है आपको बताना है। मात्रा जो होगी कमला की 1 1 2 होगी, तो यह किस गण का उदाहरण है? सही उत्तर है सगण। कमला जो है सगण का उदाहरण है। यमाता राजभान सलगा से सगण का जो सूत्र होगा वह सलगा होगा, तो सलगा जो है इसकी मात्रा देख लीजिए सेम कमला के जैसे है 1 1 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका या हरि गीतिका? सही उत्तर है इसका इंद्र वज्रा। इन पंक्तियों में इंद्र वज्रा छंद है। इंद्र वज्रा जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ एवं जगड़ एक जगड़ के साथ दो गुरु के क्रम से कुल 11 वर्ण होते हैं और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण हैं। आप इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है आपको बताना है। दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? इनमें से कौन मात्रिक छंद है? सही उत्तर की बात करें तो ये सभी जो है मात्रिक छंद हैं। दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, छप्पे, हरिगीतिका, उल्लाला, गीतिका, बरवे, ये सभी जो है मात्रिक छंद हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? अभी मैंने सभी मात्रिक छंदों के नाम लिए हैं तो आपके लिए यह प्रश्न आसान होगा। किस विकल्प में केवल मात्रिक छंद हैं? दोहा, द्रुत विलंबित सवैया, सोठा, इंद्रवज्रा, मंदाकांता, चौपाई, दोहा, रोला या मंदाकांता, सवैया, चौपाई? सही उत्तर है इसका चौपाई, दोहा और रोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, विषम मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है इसमें से? छप्पे, कुंडलियाँ, हरिगीतिका और सोठा? सही उत्तर है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ जो हैं मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, दोहा और रोला छंदों को गिनाने मतलब एक साथ मिलाने से यह छंद बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है। फिर दोहे के तृतीय और चतुर्थ चरण को मिलाने से इसका द्वितीय चरण बनता है और अंत में रोला के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। दोहे का चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे का प्रारंभ जो शब्द होता है, प्रारंभिक शब्द, वह रोले के अंत में एकदम नीचे रखा जाता है। तो यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म भी होता है। तो इसका राइट आंसर था कुंडलिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? यह मैंने अभी बता दिया था। सही उत्तर है इसका कुंडलिनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है आपको बताना है। एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या एक गुण है? सही उत्तर है एक छंद। अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो। षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो उसे पद कहते हैं और पद को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। अनुष्टुप छंद जो है कालिदास को प्रिय था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें रचनाएं रची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, घनाक्षरी छंद कैसा है? मात्रिक है, वाणिक है, आक्षरिक है, इनमें से कोई नहीं। घनाक्षरी छंद कैसा छंद है? घनाक्षरी जो है वाणिक छंद है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है। तो 30 से लेकर 33 वर्ण है तो इसे दंडक भी कहा जाएगा
और 16 और 15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरण में 8 8 8 7 वर्णों पर साधारण यति होती है। ठीक है, अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक आवश्यक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है। छप्पे में होते हैं, क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के या अंतिम 2 चरण दोहा के, और या कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से छप्पे का जो उदाहरण है, यानी छप्पे की जो पहचान है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, तो इसे कहते हैं हम छप्पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों में कौन सा वाणिक छंद है? द्रुत विलंबित, मालिनी, बसंत तिलका या वंशस्थ? इसमें कौन सा छंद है? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। सही उत्तर है द्रुत विलंबित वाणिक छंद, इसमें है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ मगड़ रगड़ के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। तो इस क्लास में इतना ही देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली क्लास में अलंकार से संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगी। जो लोग क्लास पर पहली बार आए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर हिंदी विषय से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। और साथ में जो है एक बेल आइकन वहाँ पर दिखता है, उसको भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।